तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 मूविंग कॉइल एंड मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स जो हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। 1 बाय 1 मैं इसको करके दिखाऊंगा, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए जरा सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि कह रहा है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सबसे पहले जो भी चीजें हमको गिवन है वो मैं लिख लेता हूं यहां पर। जैसा कि हमको दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई, 100 टर्न्स हैं, और यहां पर जो रेडियस है वो कितनी है, तो दिया गया है 8 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं कि हमको इसे किस में चाहिए भाई, मीटर में चाहिए, तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। जो करंट दी गई है हमको वो है 0.40 एम्पियर की। और भी कुछ दिया गया है नहीं भैया, हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई। यानी कि देखिए यहाँ पर जो सोलेनॉइड है जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि हमको 100 बताया गया है, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 0.40 एम्पियर के बराबर। और ये जो हमने एक सोलेनॉइड के ऊपर या फिर ये जो वायर जो वाउंड कर रखा है, इसका जो रेडियस है वो हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले उसे एनालिसिस करना है, जो कि है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। यहां पर n मैंने क्यों लिखा है, ये चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिए गए हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास ना होते तो सिर्फ म्यू नॉट I अपॉन 2R हम वैल्यू फॉर्मूला यूज करते। तो यहां पर आइए जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं जो कि हमको दिया गया है। यहां पर जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n की वैल्यू है 100 और I की वैल्यू है 0.40 और 2 जैसा कि हमारे पास है, और R की वैल्यू है 0.08। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए कुछ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए 2 से ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2 2 4। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और यहाँ पर भी रिमूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि जो 8 है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, तो देखा जाए तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100, और 100 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 नीचे तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, 500 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/1000 हो जाएगा। अच्छा, पाई भी तो है हमारे साथ, तो यहाँ पर देखिए पाई भी है हमारे साथ, मैं भूल गया, यहाँ पर हमारे पास पाई भी बचा हुआ है। तो ये देखिए 500 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और इस 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, यहां से हम पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू, यहां से देखिए 10⁻³ है, ये 10⁻⁻7 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, और यही हमारे ख्याल से मेरा आंसर होगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहां पर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी यूनिट होती है टेस्ला। डन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। यानी कि यहां पर हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I, और इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ये देखते हैं जरा, जो भी चीजें हमको दी गई हैं उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो करंट दिया गया है, यानी कि I की वैल्यू हमारे पास है 35 एम्पियर। ओके, और यहां पर हमको जो डिस्टेंस है यानी कि R की जो वैल्यू हमको दी गई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर हमको फाइंड करना है, या फिर मैं अगर लिखना चाहूं तो 0.2 मीटर पर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो यहां पर वैल्यूज पुट करें। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I की वैल्यू हमारे पास 35 अपॉन 2 पाई इंटू R की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं 2, और ये देखिए यहां से ये जो डेसिमल है इसको अगर रिमूव करूंगा तो एक 0 यहां पर ऐड कर दे रहा हूं, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, 350 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, लेकिन अगर हम लोग इसको अगर चाहें तो और भी कर सकते हैं। क्या डेसिमल इधर कर दें तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पढ़ना है और यूज करना है हमको। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। डन। फिर कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि हमको डायरेक्शन भी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, यानी कि इस वायर से ईस्ट यहां पर 2.5 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड भी बतानी है और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी है हमको। ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं भाई। हमको दिया गया जो करंट है वो कितनी है, करंट की वैल्यू है 50 एम्पियर और उसके बाद और भी कुछ दिया है। हाँ भाई, आर की वैल्यू दी गई है जो कि है 2.5, तो आर की वैल्यू है 2.5। देखिए अभी जैसा पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सेम एज इट इज वही फॉर्मूला हमको यहाँ पर भी यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो कि क्या था, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ओके, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। देखिए वैल्यूज पुट करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद हो गई होगी जो कि है 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू है हमारे पास 50 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 2.5। जस्ट इसको हमें कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दिया सबसे पहले, 2 से हम लोगों ने इसको 4 को कैंसिल किया 2, और ये देखिए यहाँ से डेसिमल हटाया तो एक 0 आ गया। डन। अच्छा 2 तो है नहीं नीचे, तो 25 से ही उड़ा देते हैं इसको। देखिए 20, ओके 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻7। एक डेसिमल इधर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला पे रखा हमने और फॉर्मूले से हमको आंसर मिल गया। अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमको डायरेक्शन भी तो बतानी है। तो देखिए करंट की जो डायरेक्शन है वो अपर डायरेक्शन में है। अगर करंट की डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, देखिए मैं अपने थंब को क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन में करूंगा और कुछ इस डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा। तो अगर यहाँ पर जैसे देखा जाए तो साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है, वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन देखी जाए तो किधर से आ रहा है भाई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है। जो डायरेक्शन इस फिगर के अकॉर्डिंग दिख रही है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन यहां पर आएगी वो किधर आएगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। देखिए ये फिगर आप जैसा भी बनाएंगे ना उसी के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे होता है, लेकिन जो फिगर मैंने लिया है उस फिगर में साउथ ऊपर और नॉर्थ नीचे दिया गया, उल्टा दे दिया गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट जो फिगर है, जो कॉन्सेप्ट है वो राइट हैंड का है, राइट हैंड थंब रूल का। जिस भी डायरेक्शन में हमारी कर्ल करेंगे फिंगर्स उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दे दिया गया है कि ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है जिसकी वैल्यू है 90 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। ठीक है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर हमको दी गई है। अच्छा, और फिर कह रहा है कि करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, यानी कि फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है सेम टाइप का कि ये हमारी वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में और नीचे की तरफ यहाँ पर 1.5 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो फिर से सेम एज इट इज वही वाला सारी चीजें, वही वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। फिर से यहाँ पर हमारे पास करंट की वैल्यू दी गई है जो कि है 90 एम्पियर की, और जो आर की वैल्यू दी गई है वो है 1.5 मीटर। तो बस वही वाला फॉर्मूला फिर से यूज कर लो आप लोग। अब तो आप भी कॉपी कलम लेकर के खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ओके, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हुए देखिए अब तो याद हो गया होगा म्यू नॉट की वैल्यू क्या है भाई, 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू है 90 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 1.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको सॉल्व करते हुए देखिए पाई से पाई सबसे पहले उड़ा दो, 2 से उड़ाया 4 आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से डेसिमल हटाया, एक 0 लगाया, ये कट भी तो जाएगा, 15 1 जा 15 और 15 6 जा, ओके 60 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 इंटू 10⁻⁻7, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई B। ओके, अच्छा क्या डायरेक्शन इसमें भी बतानी है क्या, इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी, लेकिन अगर मान लो इसमें भी डायरेक्शन बतानी हो तो क्या करोगे भाई, सेम कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल का, कि करंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मैं अपनी थंब को डायरेक्ट करूंगा और जिस भी डायरेक्शन में मैं कर्ल कर रहा हूं, यानी कि देखिए जैसे मैंने कहा कि ये वायर है मेरे पास, ठीक है ना, मैंने थंब को इस डायरेक्शन में, थंब को करंट की डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में इंडिकेट किया, तो देखिए इस डायरेक्शन से मेरी फिंगर जा रही है कर्ल होकर के इधर, ठीक है, इधर से इधर, तो जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन बताई जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसा भी आप फिगर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसकी तरफ होगा भाई, देखिए ईस्ट वेस्ट है तो इस डायरेक्शन में मैं करूंगा नीचे की तरफ, यानी नीचे जो भी डायरेक्शन, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नॉर्थ लेता हूँ और इधर साउथ लेता हूँ तो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये आपके फिगर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आपने फिगर में बनाया है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, पर यूनिट लेंथ आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, ठीक है। लेंथ ऑन द वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे फोर्स पूछा गया, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया कितना लगना है, तो यूनिट लेंथ के लिए पूछा गया है। तो यूनिट लेंथ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो था ILB sin थीटा, ठीक है, ILB sin थीटा। अब यहाँ पर ये जो L है वो हमसे लेंथ की बात कर रहा था, यूनिट लेंथ की बात कर रहा था। अगर मैं यूनिट लेंथ के लिए कंसीडर करूं तो ये जो फोर्स होगा F/L हो जाएगा और ये हो जाएगा IB sin थीटा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग और सारी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए करंट की वैल्यू कितनी दी गई है भाई हमारे पास, 8 एम्पियर। तो यहाँ पर मैं जरा नोट डाउन कर लेता हूँ, I = है 8 एम्पियर और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि B की वैल्यू हमको दी गई है वो है 0.15 टेस्ला। ओके, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा F/L = I की वैल्यू है 8 × 0.15 × साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की भी तो वैल्यू दी गई है यार, साइन थीटा कितना है 30 है, तो मैं डायरेक्ट साइन 30 लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू भी तो पता है हमको, कितना होता है 1/2, कितना 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया 4। तो यहाँ पर जब इसका 0.15 × 4 करेंगे तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा, देखिए कितना आएगा 0.6, कितना आएगा 0.6। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.6 और ये फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जानी है भाई, न्यूटन हो जानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लेंगे, ये यूनिट लेंथ के लिए पूछा था। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था हमारे पास ना, ये एल लेंथ की वायर के लिए था कि एल लेंथ की वायर हमारे पास, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन हमसे यूनिट लेंथ के लिए पूछ लिया था तो इस एल को जस्ट मैंने यहाँ पर नीचे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर रखा गया, ठीक है। परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस द मैग्नीट्यूड the magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर फिर से हमसे फोर्स पूछा गया है और फोर्स का हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, ILB sin थीटा, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं वो वैल्यूज जरा सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए जहाँ पर 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी कि जो वायर लेंथ है वो L दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, और हमको पता है इसको मैं किस में लिखता हूँ भाई, मीटर में लिखता हूँ, तो 0.03 मीटर। उसके बाद जो करंट फ्लो हो रही है यानी कि I की जो वैल्यू है वो है 10 एम्पियर और इसको सोलेनॉइड में प्लेस किया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है B = 0.27 टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता करना है भाई फोर्स कितना होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा हमको पता है, वो होता है ILB sin थीटा। अच्छा, क्या एंगल भी दिया हुआ है, क्या एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एक चीज बताई गई है यार यहाँ पर क्या, कि इनसाइड द सोलेनॉइड इज परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पर जब sin 90 पुश करेंगे तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। जरा वो वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू हमारे पास है 10 × L की वैल्यू है 0.03, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.27 × sin 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। चलो अच्छा एक काम करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 27 3 होता है 81 और ये हो जाएगा 4 है 0.0081, ठीक है, और इंटू 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.081, ये न्यूटन का फोर्स आएगा इसके ऊपर। डन, ये हमारे पास आ गया फोर्स, ठीक है। सिर्फ हमसे क्या पूछा गया था भाई, कितना फोर्स लगेगा, यही हमको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से चाहूं तो इसको फोर्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 8.1 × 10⁻⁻2 न्यूटन, ये भी मैं लिख सकता हूं। ओके, दोनों सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लिखने का अपना तरीका है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म आया था भाई 10 की पावर और में आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A and B carrying current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction, okay, are separated by a distance 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A। यानी कि यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 वायर्स हैं जिसमें कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और हमको क्या चाहिए, सिर्फ जो फोर्स चाहिए ना वो 10 सेंटीमीटर सेक्शन वायर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, हमको सिर्फ यही चाहिए। तो अगर बात करते हैं फोर्स की, तो देखिए यहाँ पर मैं यूनिट लेंथ की बात करूं तो हमको पता है जो फोर्स था, अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करता हूं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल f, ठीक है ना। मतलब मैंने कहा कि यूनिट लेंथ की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो वो है फोर्स अपॉन लेंथ। लेकिन अगर मुझे टोटल फोर्स की बात करनी हो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स इनटू जो लेंथ है, यानी जितनी भी लेंथ के लिए हमको फोर्स चाहिए वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है हमको वो दी गई है कितनी भाई, 10 सेंटीमीटर के लिए। हमको थोड़ी ही दूरी के लिए चाहिए कि भाई बताओ इतने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, हमको सारे के लिए नहीं चाहिए। डन, तो इसका भी ध्यान रखेंगे जरा, और देखते हैं कि बाकी चीजें क्या हैं, जरा निकालते हैं भाई एफ क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रेट वायर दी गई है AB और उसमें करंट कितनी फ्लो रही है 8 एम्पियर, यानी कि मैं अगर I1 की बात करूं तो वो है 8 एम्पियर
और I2 की बात करूं तो वो है 5 एम्पियर। ओके, इन द सेम डायरेक्शन है। डिस्टेंस कितनी दी है दोनों के बीच में, यानी कि R की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करके कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर के आसपास। अच्छा, अब ये बताओ जरा भाई, पैरेलल वायर होती थी तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती थी? आपको फॉर्मूला पता है ना? तो उसके लिए जो फोर्स होती थी वो होती थी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकालते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमको पता है कि वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 की वैल्यू है कितनी? 8 एम्पियर। और I2 की वैल्यू है 5 अपॉन 2 पाई इंटू R की वैल्यू कितनी है भाई? R की वैल्यू हमारे पास है 0.04। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले तो पाई को उड़ा दो, ठीक है, 2 से 2 को उड़ा दो 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से डेसिमल हटा और ये 2 0 लगा दिया मैंने। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डन। क्या बच रहा है भाई? 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा कितना हो गया? 20। हाँ 20 और 2 0 इंटू 10⁻⁻⁷। अब यहाँ से अगर डेसिमल हटाना चाहो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 आएगा भाई। हाँ ठीक है, 10⁻⁻4 आएगा। ये आ गया हमारे पास फोर्स। ओके, न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स चाहिए भाई। ये तो टोटल फोर्स मैंने फाइंड आउट कर लिया। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मुझे 10 सेंटीमीटर पर लगने वाला फोर्स चाहिए। तो ये जो F की वैल्यू आई है ना, वो उठा करके यहाँ पर रख दो। अच्छा, ये जो मैंने निकाला ना, ये यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स की यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स मैंने कैलकुलेट किया है। तो मुझे अब यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो ये मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा यहाँ से। देखो, तो F की वैल्यू कितनी आई है? 2 इंटू 10⁻⁻4 आई है। और यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है भाई? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा आपका? 0.1 मीटर। ओके, इस 0.1 मीटर को यहाँ पर रख देते हैं, 0.1 मीटर, डन। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? F इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, डन। यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ की वायर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। और ये जो निकाला है ना मैंने, ये निकाला है कि एक यूनिट लेंथ की, यानी कि एक सिंगल 1 मीटर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वो ये है। और अगर 10 सेंटीमीटर की 10 मीटर, अच्छा ये 1 मिनट, ये 10 सेंटीमीटर था। ये जो मैंने फोर्स फाइंड आउट किया है, ये 1 सेंटीमीटर वायर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ये निकाला है। और अगर 1 सेंटीमीटर मिल गया मुझको तो मैं क्या करूंगा यार? 10 सेंटीमीटर के लिए चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर के लिए मैंने इसमें 10 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 4000 टर्न ईच। The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carrying is इतना, estimate the magnitude of V inside the solenoid near its center. यानी कि सोलेनॉइड के सेंटर के बीच में हमको क्या चाहिए भाई? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यार नंबर ऑफ टर्न्स की, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 5 लेयर्स हैं और एक लेयर में कितनी है? 400 टर्न्स हैं। तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर भी दिया हुआ है कि कितने लॉन्ग है हमारे पास, 80 सेंटीमीटर है। तो जरा यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि टर्न इन 1 लेयर, कितना है भाई? 1 लेयर में 400 है। हमारे पास टोटल कितनी लेयर है? तो 5 लेयर में कितना हो जाएगा? तो 5 लेयर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000। और अगर मुझको टोटल नंबर ऑफ टर्न चाहिए, यानी कि कैपिटल N अपॉन L, तो यहाँ पर वैल्यूज अगर पुट करते हैं, N की वैल्यू कितनी भाई? 2000। और यहाँ पर हमारे पास ये बताओ जरा, लेंथ कितनी है भाई? 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। और अगर 0.8 होगा तो सिर्फ मैं 8 लिखूंगा, पॉइंट हटाया तो मैंने एक 0 ऊपर की तरफ आ गया, डन। ये बात समझ में आई क्या? अरे भाई यहाँ पर मैं 0.8 लिखूंगा, पॉइंट को हटाऊंगा तो एक 0 ऊपर बढ़ा दूंगा, डन। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लो जरा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया 4, 8 5 जा और ये 00, यानी 2500। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने आ गए भाई? N इज इक्वल टू 2500। अब ये हमारे पास N की वैल्यू आ गई। अब मुझको क्या चाहिए? मुझको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है सोलेनॉइड के लिए? B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। यहाँ पर मेरे पास N है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। N की वैल्यू हो गई 2500 और I की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? I की वैल्यू यहाँ पर कहाँ गई? 8, ठीक है, 8 एम्पियर। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा भाई? देखो चलो इसको 4 पाई एज इट इज रहने देते हैं इंटू 10⁻⁷। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 8, 25 8 जा कितना होता है? 200 होता है। तो 200 ये हो गया 200 और 00 वैसे भी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार? इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10�4। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा भाई? -3। जब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 3 जा
24, तो टोटल कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻²। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है बी है, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, टेस्ला हो जाएगी। डन। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज ये थी यहाँ पर हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ टर्न फाइंड आउट करना था। फिर नॉर्मल सा सोलेनोइड का फॉर्मूला था म्यू नॉट ऑफ एन आई, वहां पर वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड vertically and the normal to the pole of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of magnitude इतना। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर कॉइल है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें उसको सस्पेंड किया गया है और कॉइल में जो टर्न्स हैं वो 20 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और जो हमारी ये कॉइल है उसकी साइड कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर की है। हमको बताना क्या है, मैग्नीट्यूड बताना है टॉर्क का, कि भाई टॉर्क कितना लगने वाला है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो टॉर्क के लिए हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा। ओके, अब यहां पर देखिए जाए जो जो वैल्यूज हमको दी गई है जरा लिख लेते हैं भाई। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि n की वैल्यू कितनी दी गई है, वो 20 बताया गया है। अब यहां पर हमको बताया गया कि जो स्क्वायर कॉइल है उसकी साइड कितनी है, यानी कि अगर ये एक स्क्वायर हमारे पास कॉइल है और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई बताओ जरा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक मिनट, 10 सेंटीमीटर है यानी कि मैं इसको कह सकता हूं क्या कि भाई इसकी जो साइड है वो 0.1 मीटर है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया, तो हमने यहां से लिख लिया A इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। डन। अच्छा, और हमारे पास क्या भाई, यहां पर हमको करंट भी बताई गई है जो कि है 12 एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल टू है 12 एम्पियर। अच्छा, B की वैल्यू भी दी गई है क्या, तो हाँ बिल्कुल, यहां पर B की वैल्यू दी गई है 0.80 टेस्ला। ठीक है, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू भी है यार 30, एंगल कितना है भाई 30 डिग्री है, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या करना है भाई, सिंपल सा इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट कर लेना है। तो जरा वो वैल्यू पुट करके देखते हैं भाई। NIAB साइन थीटा में यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू है 20 इंटू A की वैल्यू है 0.01 इंटू A की वैल्यू आ गई हमारे पास, I की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 12, और यहाँ पर NIAB की वैल्यू चाहिए 0.80 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको उड़ा देते हैं, ये हो गया 10, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 12×96 और ये 1 है, यानी कि 0.96 न्यूटन मीटर। डन, ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। एकदम सिंपल सा, देखिए जस्ट कुछ नहीं किया हमने, बस फॉर्मूले में पुट किया है। क्या कह रहा था हमसे क्वेश्चन, जरा एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था भाई हमारे पास एक स्क्वायर कॉइल है जिसमें कि 20 नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रही थी कितनी, तो 12 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। उसको क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब भाई जाहिर सी बात है, हमने पढ़ रखा है कि किसी भी कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और हमको ये कैलकुलेट करना था कितना टॉर्क लगेगा। तो हमारे पास सारी चीजें दी गई थी, NIAB सबकी वैल्यू दी गई थी, हमने बस क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया 0.96 न्यूटन मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स R1 N1 A1, यानी कि सारी वैल्यूज दी गई हैं। जरा एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जितनी भी वैल्यूज हमारे पास दी गई ना, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी भाई 10 ओम है, और N1 की वैल्यू कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स वो दिए गए 30, और क्या भाई A1 की वैल्यू दी गई है, A1 है हमारे पास कितना 3.6, ओके 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अच्छा, B1 की वैल्यू भी दी गई है यार 0.25, ओके, और कह रहा है कि भाई R2, अच्छा R2 भी दिया गया है, चलो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो R2 की वैल्यू हमारे पास 14 ओम, और N2 की वैल्यू है हमारे पास 42, A2 की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर B2 की वैल्यू दी गई है 0.50 टेस्ला। अच्छा, अब बात करते हैं, जरा पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा था स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। ठीक है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। बिल्कुल, देखिए करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, और हमको पता है कि भाई करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। तो आपको पता है कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है इसका फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, करंट सेंसिटिविटी यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और डिफ्लेक्शन कितना था तो आपको याद होगा, मैंने बताया था वो आया था NBA/K। ठीक है ना, ये किसके लिए था, करंट सेंसिटिविटी के लिए था। तो जरा एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज और, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पूछा है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या कह रहा था, वो कह रहा था डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, और उसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो आया था NBA/RK। डन,
ठीक है ना। अब यहां पर हमको दो दिया हुआ है रेजिस्टेंस R1 R2, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स R1 R2, तो हमको क्या चाहिए, हमको भाई M2 और M1 का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, करंट सेंसिटिविटी के लिए फाइंड आउट करते हैं। करंट सेंसिटिविटी के लिए अगर फाइंड आउट करें तो जो रेशियो होगा, रेशियो M2 अपॉन M1 का, M2 अपॉन M1 का किसके लिए, करंट सेंसिटिविटी के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास N2 B2 A2 अपॉन K अपॉन N1 B1 A1 अपॉन K। अब यहां से कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ बिल्कुल भाई यार, देखो K से K कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास N2 B2 A2 और N1 B1 A1। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। N2 की वैल्यू कितनी है यार, देखो ये हो गया 42 इंटू 0.50 इंटू ए की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, और N1 की वैल्यू कितनी है, यहां से ले लेते हैं, ये है 30 इंटू A1 की वैल्यू है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू, और B1 की वैल्यू कितनी है, वो है 0.25। ठीक है, तो यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखो क्या आता है, देखो यहां से कुछ कैंसिल होगा क्या, देखते हैं जरा, देखो यहां से ये 0.25 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया कितना 2। ओके, और क्या कैंसिल होगा, देखो 1, ये आ गया 2, और यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा और कुछ जाएगा क्या, बिल्कुल यहां पे देखो 42 अपॉन 30 है, और यहां पर बच रहा है 10 की पावर, अच्छा यहां से साफ साफ देख लेते हैं, ये बच रहा है मेरे पास 42 इंटू ऊपर, और ये सब तो कैंसिल हो गया, ये बचा 10 की पावर -3, और नीचे क्या बचा हमारे पास, ये बचा 30 इंटू, यहां पर क्या बच रहा है 10 की पावर -3। ओके, तो 10 की पावर -3 को भी कैंसिल कर देते हैं ना, उड़ा देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि हमारे पास बचा 42 अपॉन 30, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, 6 से 6 5 जा एंड 6 7 जा, यानी कि जो रेशियो आया वो कितना आया हमारे पास 7/5। ये किसका रेशियो आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। अगर चाहे तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते, 1.4 कितनी आएगी 1.4, तो ये हमारा करंट सेंसिटिविटी आ गया, डन। अच्छा अभी तो मुझको वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालना है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आओ जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमको निकालना है क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है भाई, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास पता है, यहाँ पर फिर से अगर M2 अपॉन M1 करते हैं, तो M2 अपॉन M1, तो ये हो जाएगा N2 B2 E2 अपॉन R2K। ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा N1 B1 A1 अपॉन R1K। भाई देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास R1 R2 रहेगा, K से K कैंसिल हो गया, R1 हमारा ऊपर चला जाएगा और R2 नीचे आ जाएगा, यानी कि जो M2 अपॉन M1 का रेशियो आएगा वो आएगा N2 B2 A2 R1 अपॉन N1 B1 A1 R2। ठीक है, बस अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है यार, वैल्यू कहाँ पुट कर लें, चलो यहीं पे पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ से देखो इसको मैंने कर दिया थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए शॉर्ट, ठीक है ना, दिखाई दे रहा ना, क्लियर है। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी, N2 की वैल्यू कितनी तेरा बताना, देखो ये है N2, यानी कि ये होगा 42 इंटू B2 A2, B2 की वैल्यू है 0.50 इंटू A2 की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 की वैल्यू है 10 अपॉन, यहाँ पर देखो क्या है, ये है हमारे पास 30 इंटू 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 14। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कर लेना बस आंसर आ जाएगा हमारा। देखो फिर से क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर ये मैंने कैंसिल किया, ठीक है, ये कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, ये कितने टाइम्स गया, ये भी 2 टाइम्स गया, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया। अच्छा ये देखो हमारे पास यहाँ पर है 7 2 जा 14 एंड 7 6 जा, ओके, और 6 1 जा 6 6 5 जा कितना 30, और ये देखो 5 इंटू 2 बच रहा है नीचे और ऊपर बच रहा है 10, तो 5 2 जा 10, यानी कि यहां पर कितना आ गया भाई 1 आ गया, इसका रेशियो कितना आ गया 1 आ गया, यानी करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो आया वो 7/5 आया, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो आ रहा है वो 1/1 का, यानी कि 1 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, जस्ट करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोगों को फाइंड करनी थी, सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन थी, जस्ट मैंने वैल्यू पुट किया फॉर्मूले पर, डन। आगे चलते हैं। इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, देखिए यहाँ पर ये जो गॉस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की एक यूनिट होती है, और 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इन मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ
4.8 into 10 to the power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron in a circle. ओके, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। यानी कि यहां पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक चैम्बर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है कितनी 6.5 गॉस के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड में 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 की स्पीड से नॉर्मल टू द फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नॉर्मल मूव कर रहा है, और हमको ये बताना है कि यार बताओ इसका जो पाथ है वो सर्कुलर क्यों है। तो हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है कितने पर, मैंने कहा था अगर 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर उसको मूव कराया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, और उसका पाथ कैसा हो रहा था, स्ट्रेट पाथ हो रहा था। लेकिन मैंने कहा था कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर मूव कराया जाए, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नहीं परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो जो उसका पाथ होता है वो कितना होता है, कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है, और उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, QVB के बराबर होता है ना। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है भाई, तो वो होता है QVB sin थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू में यहां पर 90 पुट कर दूं तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, QVB लग रहा है। और हमको पता है कि जब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमने उसकी डायरेक्शन पता की थी, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स की डायरेक्शन हमने बताई थी वहां पर हमको कैसा पाथ मिला था, एक सर्कुलर पाथ मिला था। कैसा, हर याद होगा आपको, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, यहां पर मैंने बताया था कि जो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और हमसे कह रहा है कि भाई उसकी रेडियस बताओ। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रेडियस हमको फाइंड करना है, क्योंकि देखिए फोर्स की वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है इसका मतलब कि उसके ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था हमारे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर QVB, वो बराबर होगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv² अपॉन R के बराबर होगा। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो R की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, वैसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकता था रेडियस का, लेकिन यहां से अगर R देखा जाए तो देखिए V से V कैंसिल हो गया, और R को इधर भेजूं और QB को इधर भेजूं तो इसका फॉर्मूला आएगा R इज इक्वल टू mv अपॉन QB के बराबर आएगा। बस अगर मुझे इसकी रेडियस चाहिए तो मैं इसी फॉर्मूले में रख दूं वैल्यू। तो देखो यहां पर मास की बात करें तो मास कितना होता है भाई, हमको दिया गया है जो कि है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी कितनी भाई 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6। अच्छा, और चार्ज पार्टिकल यानी कि कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दी गई है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी भाई 10 टू द पावर 4। अच्छा, यहां पर चूंकि इतने गॉस का कहा है तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ये हमारे पास दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लें, आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसकी रेडियस का देखो क्या क्या होगा भाई, देखो यहां से सबसे पहले क्या करते हैं ना, 10 की पावर खत्म करते हैं। देखो 16 1 जा 16, 16 3 जा 4.8 ये उड़ गया, और यहां पर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 9.1 इंटू 3 अपॉन 6.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा भाई, देखो यहां पर 10 टू द पावर माइनस 31 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 10 टू द पावर माइनस 25। और यहां पर देखो हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 19 है, 10 टू द पावर माइनस 4 है, ये ऐड होकर के 10 टू द पावर माइनस 23 हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 23 जब ऊपर जाएगा तो वो प्लस 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, और यहां पर 25 था 23 यानी 10 टू द पावर माइनस 2 आएगा। ठीक है ना, तो अब इसकी कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, ये रेडियस आएगी हमारी किसकी, इस ऑर्बिट की जो सर्कुलर पाथ पर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। डन, तो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। देखो यहां पर हमसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन करना है कि इसका पाथ जो है वो सर्कुलर कैसा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो QVB के बराबर होगा, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी मैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करूंगा, और हर एक पॉइंट पर जब फाइंड करेंगे तो उसका पाथ हमारा कैसा आएगा, सर्कुलर पाथ ही कंसीडर करता है। तो फिगर वगैरह बना करके हमको दिखा देना है, ठीक है ना। तो और जो हमसे रेडियस पूछा गया था तो मैंने कहा कि भाई जो देखो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स QVB वो बराबर होगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। वैल्यू पुट किया, R की वैल्यू निकाली, और जो हमारे पास आंसर आ गया 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखिए ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना, यहीं पर हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है। तो जरा इस रेडियस से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल यहां से फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम की रेसिप्रोकल होती है। डन, और जो टाइम का फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे, टाइम का इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जितनी डिस्टेंस कवर की है टोटल स्पीड। अब देखिए जो डिस्टेंस है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसके
सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है भाई, वो होती है 2 पाई r, और जो स्पीड होगी उसकी वेलोसिटी v, यानी कि जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 2 पाई r। अच्छा r की वैल्यू क्या मैं यहां से रख सकता हूं, तो हाँ भाई देखो r की वैल्यू अगर रखेंगे तो ये होगा 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी है mv अपॉन qb, ठीक है ना। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अच्छा ये यहाँ पर v भी है, तो देखो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा ना, ये देखो यहाँ से ये v और ये v कैंसिल हो गया, तो टाइम की जो वैल्यू आई वो आएगी 2 पाई m अपॉन qb, ठीक है। अब ये तो आया हमारे पास टाइम, लेकिन हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टाइम होती है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेसिप्रोकल होगी टाइम पीरियड के, और ये आया था कितना भाई देख लेते जरा, ये आया था 2 पाई m अपॉन qb, तो ये हो जाएगा qb अपॉन 2 पाई m। डन, सारी वैल्यूज यहां पुट कर लो, आंसर ले लो। देखो फ्रीक्वेंसी के लिए तो q की वैल्यू कितनी है भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू कितनी थी भाई, b की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये थी 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहां से 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, इंटू m, मास की वैल्यू कितनी थी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ओके तो यहां पर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा देख लो, वही आंसर होगा हमारा, ठीक है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो क्या होगा देखो, ये वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 6.5 अपॉन 2 पाई इंटू 9.1, और यहाँ पर 10 की पावर कितना आ जाएगा, देखो भाई यहाँ पर 10 की पावर माइनस 31 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 31 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 19 है, 10 की पावर माइनस 4 है, यानी 10 टू दी पावर माइनस 23 ऊपर पहले से है, ये जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस वाला ज्यादा है, तो यानी कि हो जाएगा 8 10 टू दी पावर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ये आपके लिए क्या है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा आप बताएंगे, ठीक है ना। इसको कैसे करना है मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है उसकी फॉर्मूला मैंने निकाल दिया है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque. अच्छा यहाँ पर हमको काउंटर टॉर्क फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आइए जरा करते हैं। काउंटर टॉर्क का मतलब क्या है भाई, जरा पहले बताना। देखो काउंटर टॉर्क का मतलब ये है कि हमारे पास एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, अगर मान लो कि उसको मैंने किसी स्प्रिंग के साथ हैंग कर रखा है, ठीक है ना, मैं अगर उसको क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं तो वो स्प्रिंग इस कॉइल को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए एक टॉर्क जनरेट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द काउंटर टॉर्क। जैसे हमने गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था ना कि जब हमारे मैग्नेटिक उसमें कॉइल में डिफ्लेक्शन आएगा तो मान लिया कि अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो उसके ऊपर स्प्रिंग से कनेक्टेड था, स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज एक टॉर्क जनरेट कर रही थी, वही एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है उसी को हम कहते हैं काउंटर टॉर्क। तो ओवरऑल यहां पर अगर देखा जाए कि जो काउंटर टॉर्क है और जो कॉइल में जनरेट टॉर्क है वो दोनों की वैल्यू क्या होती थी, इक्वल होती थी। तो यहां पर काउंटर टॉर्क का मतलब यही है कि हमको टॉर्क ही बताना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू होता है NIAB sin थीटा। ओके अब यहां पर हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो क्या क्या चीजें दी हुई है भाई, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है हमारे पास 30, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न हो गया। रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, कह रहा है करंट कितनी है भाई 6 एम्पियर है, सस्पेंडेड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई 1 टेस्ला है, ठीक है, एंगल कितना है 60 डिग्री। यार सारी वैल्यूज तो दी हुई है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। देखो एन की वैल्यू कितनी है, सब वैल्यूज पुट कर दें। एन की वैल्यू हमारे पास 30 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है, तो वो है 6 एम्पियर, इंटू ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहां पर हमसे कह रहा है रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि एरिया कैसे निकालेंगे सर्कल का, तो यहां पर एरिया निकाल लेते हैं भाई, होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पाई इंटू 8 सेंटीमीटर है, अच्छा तो 0.08 इंटू 0.08, ओके ये वैल्यूज पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर के लिए। तो यहां पर लिखेंगे पाई इंटू 0.08 इंटू 0.08 इंटू, अब ये ए हो गया, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 1 टेस्ला दी हुआ है, 1, अच्छा 1 ही लिखते हैं यार, 1 टेस्ला लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा साइन थीटा, और साइन 60 दिया हुआ है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2
2। ओके, ये वैल्यूज आएंगी। अब भाई देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब इसको सॉल्व आपको करना है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो मैं तो चाहूं तो सब कर सकता हूं, लेकिन करना आपको है। आपको अगर सीखना है तो खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन है ना, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको एग्जाम में खुद से ही करना पड़ेगा। डन। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपको होमवर्क करना है कि कैसे इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी में हमसे दूसरा पार्ट क्या पूछा हुआ है, वुड यू आंसर चेंज इफ द सर्कुलर क्वाइल इन, यानी कि जो सर्कुलर क्वाइल हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा था, उसका अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, उसमें क्या चेंज कर दूं, वेयर रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर क्वाइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप दैट इनक्लोज द सेम एरिया। यानी कि कहना यह चाह रहा है कि पहले मैंने क्या किया भाई, एक सर्कुलर क्वाइल मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखी, उसके ऊपर जितना भी टॉर्क लग रहा था मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। लेकिन सेकंड पार्ट में ये कहना चाह रहा है कि ये जो सर्कुलर क्वाइल मैंने जिस शेप की रखी थी, अब उसका शेप मैं चेंज कर दूं, कोई इरेगुलर शेप कर दूं। जैसे मान लो अभी सर्कुलर लिया था, मैं रेक्टेंगुलर ले लूं, ट्रायंगल ले लूं, हेक्सागन ले लूं, पेंटागन, कुछ भी ले लूं। अगर मैं उसका शेप चेंज करता हूं तो क्या टॉर्क में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा, यही हमसे पूछना चाह रहा है। कि क्या आप कहोगे कि भाई टॉर्क में चेंज आ रहा है, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। टॉर्क में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितना टॉर्क इस सर्कुलर क्वाइल पर था, उतना ही टॉर्क उस इर्रेगुलर शेप की क्वाइल पर भी लगेगा, ठीक है ना। तो सेम यही आंसर होगा हमारा। ये लिख देंगे, नो आई डोंट वांट टू चेंज माय आंसर। ओके, मैं आंसर को चेंज नहीं करना चाह रहा, वही रहने दो। जो काउंटर टॉर्क वहां लग रहा था वही यहां पर भी लगेगा इरेगुलर शेप के लिए भी। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्न सेम है, करंट सेम है, एरिया सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम है यार। तो फिर शेप के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि यहाँ पर शेप अगर चेंज कर दिया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड या टॉर्क जो है वो चेंज हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो ये खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में थे, मैंने आपको 1 बाय 1 करवाए हैं। आप भी इसको खुद से करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूं। अगले चैप्टर के वीडियो के लिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।